class, how are you? Sorry, good evening class, how are you? Okay, so this is Amna, your bio teacher, and I know that you all are doing hard work every day. The same line I use in all my videos, so that what you are doing, it will lead a great victory. So अच्छा, तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो हम लोग मॉड्यूल का हिसाब किताब जो होगा, कि मॉड्यूल फर्स्ट जो होता है जिसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में दिया गया है, वो सारा कुछ हम लोग एक दिन रिवाइज करेंगे। एंड जो मॉड्यूल 2 आपका दिया हुआ है जिसमें रिप्रोडक्शन का, जिसमें हेरिडिटी का, जिसमें एनवायरनमेंट का हिसाब किताब रखा हुआ है, वो होगा आपका दूसरे दिन। तो कल यानी कि 23 दिसंबर को मैंने आपको कल दिया था जो चैप्टर, वो था आपका रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, इसमें मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था आपको। दो तरह के होते हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सर्वाइवल क्यों ज़रूरी है, सारा कुछ आपको मेंशन करा था मैंने। ठीक है, आज आपका होगा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में आप बहुत सारा कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिस्पायरेशन होता क्या है, कि जो फूड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है, तो ये जो प्रोसेस है उसको रिस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें होती हैं उस स्टेप को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस में ना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन दोनों में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका कॉमन होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका कॉमन होता है, और फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है भाई, ग्लाइकोलिसिस नाम है। होता किधर है भाई, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में। बनता क्या है, पायरूवेट बनता है सबसे पहले। सही, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं ऑलरेडी। और जो है आपको ये भी बताया गया है कि एटीपी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी हमें मिलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें 2 एटीपी मिलता है। एटीपी होता क्या है, फॉस्फेट का एक ग्रुप है, एडेनिन और फॉस्फेट एक का ग्रुप है, जो हमें क्या जिस फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है। एक एटीपी से हमें कितना एनर्जी मिलती है, 30.5 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती है। तो 38 एटीपी से कितना एनर्जी मिलेगी, मल्टीप्लाई कर दें आप। ओके, और एटीपी का काम क्या होता है, इसका काम होता है मसल प्रोटीन बनाना, ठीक, सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, नर्व इम्पल्स के लिए सारा कुछ का काम ये एटीपी करती हैं। अच्छा, अब हम आज नया टॉपिक अपना देख लेते हैं। आज क्या है टॉपिक का नाम, गैसेज एक्सचेंज इन एक्वाटिक एनिमल्स। कि भाई जो एक्वेरियम में मेरे सामने जो मछली रखी हुई है वो सांस आखिर कैसे ले रही है ना। तो यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी कि फिश जो होती हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेती हैं फ्रॉम वाटर से। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है यहाँ से कि वाई व्हेन वी टेक आउट फिश फ्रॉम वाटर देन वाई इट डाई, बिकॉज फिश को चाहिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो चाहिए, इसी वजह से वो मर जाती है। ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो घुली हुई थोड़ी ना है, वाटर में मिक्स नहीं है ना, इस वजह से वो डाई हो जाती है, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है गिल्स। तो ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। गिल्स में वाटर फ्लोज इन थ्रू माउथ, यहाँ माउथ से अंदर गया, गिल्स है थ्रू, वाटर फ्लोज ओवर गिल्स देन आउट। ठीक है, गिल्स के थ्रू फ्लो होता है तब बाहर आता है। फिर क्या कह रहा है, नीचे पॉइंट आपका लिखा हुआ, फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। यही जो मैंने यहाँ पे देखे फिगर जो बना हुआ है कि यहाँ मुंह से उसने लिया और गिल्स के थ्रू उसने बाहर कर दिया। द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, मतलब निकाल देती है बाहर, तो यूज़ कर लेती है मछली भाई। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय रिस्पायरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। कितना गजब का लिखा हुआ है, एलन ने आपको इतने ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जबकि एनसीईआरटी बहुत मुश्किल होती है। और एलन ने जो है वो एनसीईआरटी एलन दोनों मिक्सअप हैं, लेकिन कितना बेहतरीन लिखा हुआ है। कह रही है कि ये जो आपकी एलन कह रही है कि यहाँ से उसने डिज़ोल्व वाटर ले लिया। ठीक है, अब डिज़ोल्व वाटर जब ले लिया तो ये जो गिल्स बना हुआ है, मछली पकड़ के कभी देखिएगा, हम लोग तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फिश, मुझे मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो बहुत खाती हूँ। तो फिश जब होती है वहाँ पे गिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन था उससे ऑक्सीजन को ले करके पूरी बॉडी में यूटिलाइज़ कराती है, और जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी थी वो गिल्स के थ्रू बाहर आ जाती हैं। ठीक है, देखें कितनी मज़ेदार कहानी लिखी हुई है।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि वाई डू फिशेज डाई व्हेन टेक आउट ऑफ वाटर। अभी मैंने आपको बताया कि फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, रिस्पायरेशन के लिए वो क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है फ्रॉम वाटर से। तो वाटर दे कैन नॉट रिस्पायर एंड देयरफॉर डाई आउटसाइड वाटर, इस वजह से वो बाहर जो है वो गिल्स उनके काम नहीं कर पाते, क्योंकि पानी चाहिए होता है ना उन्हें, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसके लिए वो जो है वो उनका राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ब्रीदिंग इन क्या लिखा हुआ है भाई, कि ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर दैन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज वाटर हैज़ लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन दैन एयर। ठीक है, क्योंकि वाटर के पास जो ऑक्सीजन है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू एयर, इस वजह से ब्रीदिंग रेट जो होता है एक्वाटिक एनिमल्स में फास्टर होता है। ये स्पॉटलाइट आपकी बता रही है। इसी तरीके से एग्जाम में बोर्ड में भी लिखिएगा कि स्पॉटलाइट बना दिया आपने, पॉइंट बना दिया, सिमिली ये जो बना हुआ है इमोजीज बने हुए हैं, इस तरीके का बना करके इसको पॉइंट में ये जो लिखा हुआ है इसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे करके लिख लें, अंडरलाइन करके लिखें। तो ये तब होगा जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार बुक खोल के देखा हुआ है और जा करके बोर्ड में बैठे हैं लिख रहे हैं और वहाँ पे फिर पैनिक हो जाते हैं ना कि हमें क्या क्या लिखना है। जब आपकी प्रैक्टिस होती है, अभी आप देखें मैथ्स का पेपर जो आपका हुआ था तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रही होगी, इस वजह से आपको सॉल्व करने में या प्रॉब्लम आ गए। तो ये सारा का सारा ड्रॉबैक जो है वो प्रैक्टिस का ही है। और खैर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बिना प्रैक्टिस के आपका होगा नहीं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम एक्सक्यूज़ को साइड कर देंगे कि टाइम नहीं मिला और इतना सारा काम रहता है, इतना होमवर्क रहता है, इतना ये कुछ रहता है, तो ये तो रहेगा ही ना। 10th जो है वो आप ही को देना है, सारी पूरी दुनिया को 10th तो देना नहीं है। ठीक है, सारे कमांडोज जो होते हैं जो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉर्डर पे वो खड़े हैं तो सर्दी भी है, गर्मी और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही, लू भी चल रही, लेकिन उन्होंने फ़ाइट तो करना ही है ना। वो बैकआउट नहीं कर सकते कि भाई चलो बहुत गर्मी है भैया, चलो घर में बैठे दिवाली फैमिली के साथ मनाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते वो। तो आप भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये कहेंगे कि भाई बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत लिखना रहता है, बहुत वर्क करना रहता है, आई अंडरस्टैंड, बट ये एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं बेटा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप टाइम निकालिए, कुछ चीज़ों को लैक कीजिए, जो कम्युनिकेशन है, जो बाहर गैदरिंग है, जो वो कम करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। अब जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं सैनिक, आर्मी वाले, वो सारी चीज़ों को त्याग जिसको कहा जाता है वो कर रहे हैं, फैमिली छोड़ के आए हुए हैं, पेरेंट्स को छोड़ के आए हुए हैं, तब तो वो सक्सेस हो पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। माइंड को पॉजिटिव रखें। अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, और ज़रूरी नहीं है आपका जो बोर्ड वाला पेपर है वो इसी पैटर्न पे आए, इससे बहुत अच्छा पेपर आता है बोर्ड में। ठीक है, ये हमारे गेसेस होते हैं कि हम जो है वो पेपर कैसा सेट करें। तो हमें तो खुन्नस निकालने होते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चलो बहुत मुश्किल पेपर बना दें, है ना। तो बोर्ड वाले ऐसा नहीं करते हैं। बोर्ड वाले आपसे बहुत, उनको बहुत अफेक्शन है, इसी वजह से उन्होंने रिड्यूस कर दी है आपका सिलेबस। तो परेशान ना होइएगा, ठीक है श्रेया, ओके। नीचे नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है भाई, कि द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव टू अडॉप्ट। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पे एनिमल्स रहते हैं उनको कुछ चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन, उनका जो रिस्पायरेटरी सरफेस है जहाँ से वो सांस लेते हैं वो ड्राई ना होने पाए, उनको रिस्पायरेटरी सरफेस को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वो इवोपरेट कर देते हैं, इवोपरेशन में लूज़ कर देते हैं। फिर क्या कह रहा है, गैसियस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, स्किन के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस से होता है, एयर ट्यूब से होता है, ट्रैकिया से होता है, इंसेक्ट्स, ग्रास होपर, हाउस फ्लाई, और लंग्स होता है फ्रॉग में, लिजर्ड, बर्ड्स, रैट्स एंड ह्यूमंस। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो गैसेस एक्सचेंज कराती हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। तो ये आपको सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। क्या आपको याद करना है कि गैसेस एक्सचेंज होता किससे है। नंबर 1 क्या हो गया, स्किन से हो सकता है। नंबर 2 क्या हो गया आपका, जनरल बॉडी सरफेस से हो गया, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से हो गया। एयर ट्यूब से होता है, एक सेकेंड, एयर ट्यूब से होता है, ठीक, ट्रैकिया से होता है, इंसेक्ट्स वगैरह में, उसके बाद लंग्स से भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, किससे कहाँ पे होता है वो आप याद कर लें, ठीक है, कि अर्थ वॉर्म जो हो गया वहाँ पे क्या होता है, बॉडी सरफेस से होता है। एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया किस में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, ग्रास हॉपर में होता है, कॉकरोच, हाउस फ्लाइज में होता है, और लंग्स से किससे होता है, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, रैट्स एंड ह्यूमंस, इन सारे में लंग्स के थ्रू होता है। तो गैसेस एक्सचेंज कई तरीके से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, जनरल बॉडी सरफेस से हो सकता है, एयर ट्यूब से हो सकता है, ट्रैकिया से हो सकता है, लंग्स से हो सकता है। किससे किस में होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, ओके।
दूसरी चीज़ कह रही है व्हाट आर द अडाप्टेशंस फॉर गैसेज एक्सचेंज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ को अडाप्ट करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। क्या कह रहा है आंसर में, देखिए लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल और एनिमल्स पजेस सम अडेप्टेशन इन द रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स टू प्रमोट बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दीज अडेप्टेशंस आर, वो क्या कह रहा है कि जो ज़मीन पे रहते हैं लोग अपना रिस्पायरेटरी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेटर प्रमोट करते हैं अच्छा एक्सचेंज, ताकि गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर वे में हो सके। क्या है वो, लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। लार्ज सरफेस एरिया होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है ना, ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है तभी तो एक्सचेंज हुआ, पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन पहुँच गई, वरना डिफ्यूजन होता तो सदियों लग जाती है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचते हुए। उंगली उठाते में आपको बहुत सारा टाइम लग जाता। आप फिंगर अपनी उठा ले रहे हैं फ़ौरन एनर्जी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, तो फटाफट सप्लाई हो रही है ना। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, परमिएबल मेम्ब्रेन, आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, और ब्लड सप्लाई की ज़बरदस्त आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई हुई है ना। तो इन सारी चीज़ों से ये आपके अडेप्टेशंस हैं कि इन चीज़ों से हम अपना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या हुआ, नेजल कैविटीज़ आर सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय बोनी बोन। यानी कह रहा है ना कि ये जो मुंह है आपका, ये मुंह जो है ये नाक वाला पोर्शन सेपरेट होती है, यहाँ पे एक बोन होती है जिसको पैलेट कहा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं खाना खाते वक्त, क्योंकि यहाँ मुंह से खाना खा रहा है ना। अगर एक ही चीज़ होती तो हम सांस लेते खाना खाते हुए और पकड़ के गला बैठे रहते कि खाना सांस वाले उसमें चला गया, इधर चला गया, कैसे क्या हो गया। तो इस वजह से सेपरेट होती है, ताकि फूड पर ये जो फूड वाला है वो अलग है आपका, ये खाने वाला अलग है। ठीक है, इसके ऊपर एक लिड लगा होता है जो क्लोज हो जाता है जब आप खाना खाते हैं, जब बोलते हैं तो ओपन होता है। इस वजह से कहा जाता है कि खाओ ज़्यादा बतियाओ कम। ठीक है, अच्छा एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जो मुंह है आपका, यहाँ से देखें ऐसे एक जाए, ये पाइप है आपका। ठीक है, अच्छा भाई अब क्या हुआ कि ये जो नाक वाला है जहाँ से सांस ले रहे हैं आप, उसकी पाइप जो है वो अलग है। ये जो खाना आपने जो खाया हुआ है डोसा चाउमीन, सड़क के किनारे खड़े हो, उसकी पाइप अलग है। तो जो सांस वाली पाइप होती है वहाँ पे एक ऐसे ढक्कन लगा रहता है जब आप खाना खाते हैं, तो ये क्लोज रहता है। ठीक, जब आप खाना खाते हैं हाथ सांस लेते हैं, हवा बोलते हैं, तो ये ओपन होता है और अंदर चला जाता है। जब कभी देखें हमें हिचकी आने लगती है या कुछ होने लगता है, वो इसी वजह से होता है, खाते ज़्यादा है, बतियाते ज़्यादा हैं, खाते कम है, इस वजह से। तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। एपिग्लॉटिस बेसिकली एक ढक्कन है जो क्या करता है, ऐसे इस तरीके से लगा रहता है। इस पाइप है, देखिए यहाँ पे जैसे ये पाइप है, इसी के ऊपर ऐसे लिड लगा रहता है। ठीक है, क्लोज रहता है वो खाना खाते समय। इन आवर बॉडी वॉइस बॉक्स लैरिंग्स, जहाँ से आवाज़ निकलती है उसको लैरिंग्स कहा जाता है। ये जैसे लैरिंग्स है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स बने होते हैं। यही जब हवा अंदर जाती है तो ये वाइब्रेट होते हैं, तब आवाज़ निकलती। ए नहीं बना दिया मैंने, बीच में वो किया है तो ए बन गया है। ठीक है, इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स बने होते हैं। ये जो दोनों पाइप है ना, देखें ये वाली और ये वाली, यही जो दोनों जो पाइप होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जब हवा लगती है तो आवाज़ निकलती है, तो इसी को वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। साउंड के प्रोडक्शन के लिए लैरिंग्स कहा जाता है उसे। ठीक, ये देखें ये क्या बना हुआ है आपका भाई, ये लंग्स का आपका पोर्शन बना हुआ है, जो ट्रैकिया था जहाँ से कहाँ सांस वाली हवा अलग हुई थी, फिर कार्टिलेजिनस रिंग लगी हुई है, देखें इस तरीके से, फिर ब्रोंकस में डिवाइड हुआ है, फिर ब्रोंकियोल में डिवाइड हुआ है, फिर छोटे छोटे सैक्स में डिवाइड हो गया। तो इतने सारे स्ट्रक्चर आपके होते हैं लंग्स में। तो ये मैं कल आपको डिटेल बताऊँगी तो बता दूँगी, अभी बस स्ट्रक्चर देख लें आप कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन लंग्स। लंग्स में बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। टोटल सरफेस ऑफ अबाउट 80 mm² होता है। एल्वियोलाई आर कवर्ड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। एल्वियोलाई जो होते हैं कैपिलरीज के नेटवर्क से कवर्ड होते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखें फिगर आप, कि ये जो आपका मुंह है, ये नाक वाला जो पोर्शन है नीचे आया, ट्रैकिया उसको कह दिया हमने, इसके चारों तरफ रिंग लगी होती है जिसके कार्टिलेज की रिंग कहा जाता है। फिर आपका ये लंग्स है, इधर इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, और फिर ये जो नीचे की तरफ डिवाइड हुआ है इसको ब्रोंकाई कहा जाता है। देखिए ये जो नीचे की तरफ डिवाइड हुआ है ब्लू वाला, ये ब्रोंकाई है। ये फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड हो गया जिसको कहा जाता है ब्रोंकियोल। ये फर्दर जो है वो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, इसको कहा जाता है ब्रोंकियोल। ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल। उसके बाद ये गोल से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको एल्वियोलाई सैक कहा जाता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि एल्वियोलाई ये जो है यही इसी का सरफेस एरिया 80 mm² होता है, और ये जो है ब्लड की कैपिलरीज इसके चारों तरफ लगी होती हैं, तभी फटाफट एक्सचेंज हो, ये ब्लड की कैपिलरीज इसके चारों तरफ लगी होती है तभी तो एक्सचेंज हो पाता है।
तो ये आपका था आज का टॉपिक, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। ये वाला जो टॉपिक बचा है आपका गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन वाला, जो जिसके बारे में आप अपने बारे में पढ़ेंगे, वो मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इतना आप देखें, ध्यान से सुने, जो नहीं समझ में आता है वो मुझसे दोबारा पूछ लें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जो ये रिस्पायरेटरी सरफेस ह्यूमन का है, ठीक है, जो ये रिस्पायरेटरी सरफेस ह्यूमन का है वो ह्यूमन में इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, एक क्वेश्चन ये आपका। दूसरा क्वेश्चन ये आपका, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो रिस्पायरेटरी सरफेस में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। ये दोनों के आंसर आपको कमेंट में करने हैं, ठीक है। अगर लिख के दे देंगे कॉपी में तो वो दी बेस्ट है, अगर कमेंट कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, अगर किसी और ने देखा तो वो करेक्शन करा देगा। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।